हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। पर क्या आपको पता है भारत सोने की चिड़िया कब कहलाता था? किस राजा के कालखंड में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे? क्या आपको पता है एक ऐसा राजा था जिसका साम्राज्य अरब से लेकर टर्की तक फैला हुआ था? हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल द एशिएंट वर्ल्ड में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्या आपको पता है कि किस राजा के काल में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी? किस हिंदू राजा ने लगभग पूरे विश्व पर राज किया था? ईसा मसीह के समय कौन सा राजा भारत में राज्य करता था? किस राजा ने अरब में मक्केश्वर, जिसे अब मक्का कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था? किस राजा के शासनकाल में धन्वंतरी, कालिदास और वराह मिहिर जैसे विद्वान हुए थे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, सम्राट विक्रमादित्य। उस समय भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, तुलनात्मक रूप से, जो कि उस समय के अमेरिका, जापान और ब्रिटेन से भी अधिक थी। और यही अकूत संपदा भारत पर विदेशी आक्रमण का कारण बनी। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म 101 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने लगभग 100 सालों तक राज किया था। महाराजा विक्रमादित्य का वर्णन स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। उज्जैन के राजा थे गंधर्वसेन, जिनकी 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटा विक्रमादित्य। ईसा मसीह राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। राजा विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक फैला हुआ था। प्राचीन अरब साहित्य में विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य प्राचीन भारतीय नगरी उज्जैनी यानी आज के उज्जैन के राजा थे और पूरे विश्व में अपनी उदारता, ज्ञान और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने शहंग को हराया था। नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय राजा विक्रमादित्य के नेपाल यात्रा के उल्लेख उनके किताबों में मिलते हैं। राजा विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने ये उपाधि रख ली और ये उपाधि बहुत ही सम्मानजनक मानी जाती थी, जैसे राजा हर्ष, शूद्रक, हल, चंद्रगुप्त द्वितीय, शीलादित्य, यशोवर्धन आदि ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रम संवत का आरंभ भी राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में किया था। आज से करीब 2100 साल पहले संपूर्ण विश्व पर एक हिंदू चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय विक्रमादित्य का शासन था। आप विक्रमादित्य के शासनकाल का नक्शा देखकर उनके शासनकाल की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। उनका शासन था आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, अफ्रीका, अरब, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, चीन और रोम तक राजा विक्रमादित्य का राज्य फैला हुआ था। उन्होंने रोम के राजा और शक राजाओं को मिलाकर 95 देश जीते थे। लोकतंत्र की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने ही की थी। परमार वंश के राजपूत राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सेनापति को प्रजा खुद चुनती थी। आजकल जो शक्ति अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति के पास होती है, वही शक्ति राजा विक्रमादित्य के सेनापति के पास होती थी, लेकिन वो सारा काम विक्रमादित्य की आज्ञा पर ही करते थे। विक्रमादित्य ने खुद को राजा नहीं बल्कि प्रजा का सेवक घोषित कर रखा था। पहला शक राजा मास था। उसने ईसा की सदी से पूर्व कंधार को जीत लिया था। उसके बाद एजेस नाम का राजा ने गद्दी संभाली और उसने शक राज्य को आगे बढ़ाकर पंजाब तक कर दिया। शक राजा गवर्नर प्रणाली से राज्य चलाते थे। इन्हीं शक राजाओं से प्रेरित होकर गवर्नर क्षत्रप कहलाते थे। इन गवर्नरों ने तक्षशिला से मथुरा तक राज्य किया है। ये शक लोग विंध्याचल पार करके दक्षिण की ओर आए, इसलिए विक्रमादित्य को मालवा और गुजरात के पास शकों से लड़ना पड़ा। विक्रमादित्य ने इनको बुरी तरह से हराया। विक्रमादित्य मालव राजपूत जाति से थे, जो आज परमार कहलाते हैं।
इनका वर्णन हरिवंश पुराण में है। इनको चंद्रवासी क्षत्रिय कहा जाता है। मालव वंश के लोगों ने महाभारत में कौरवों को साथ दिया था। अभी भी कुछ मल्लवंशी क्षत्रिय नेपाल की तराई में रहते हैं। विक्रमादित्य ने शकों हुनों को मारकर अरब तक खदेड़ दिया था और शकारी की उपाधि ग्रहण कर दी थी। राजा विक्रमादित्य ने अरब मक्केश्वर महादेव की स्थापना की थी। अरब साहित्य और अरब इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। हालांकि मुस्लिम शासकों ने बहुत जगह से इसका वर्णन हटा दिया है। ऐसा कहा जाता है कि अरब का वास्तविक नाम अरबस्तान है। अरबस्तान शब्द आता है संस्कृत से अटवस्थान, जिसका अर्थ होता है घोड़ों को भूमि, और हम सभी को पता है कि अरब घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य ने तत्कालीन रोमन सम्राट को बंदी बना लिया था तथा उनको उज्जैन लाकर यहाँ की सड़कों पर घुमाया था। शुंग वंश के बाद शकों ने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया और भारत को तहस नहस कर डाला। विक्रमादित्य ने इन शकों को पंजाब के रास्ते वापस भगाया और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद जो हिंदू शकों का शिकार हो रहे थे उनको फिर से संगठित करके नई जान डाल दी। विक्रमादित्य जमीन पर ही सोते थे और अल्पाहार लेते थे। इन्होंने योग के बल पर अपना शरीर वज्रसा बना दिया था। विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थीं: मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल्ल और चिल्ल महादेवी। इनके 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल तथा 2 पुत्रियां प्रियगुमंजरी और वसुंधरा थी। इनके सेनापति विक्रम शक्ति और चंद्र थे। भगवान श्रीराम के बाद सबसे प्रभावशाली राजा विक्रमादित्य हुए हैं, जिन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना की। एक समय ऐसा था जब बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार के कारण पूरे भारत के लोगों ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। विदेशी लगातार हमले करके भारत के लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। शक, हुन और कुषाण शासकों के इन आक्रमण से आतंक मच गया था। ऐसे में राजा विक्रमादित्य ने इन सबको हराकर भारत की प्रजा को बचाए रखा। कैसे बना भारत सोने की चिड़िया? विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। इससे भारत में इतना सोना आ गया कि विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के चलते थे। विदेशी व्यापारी कई चीज़ों के बदले सोना देते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पद्मनाभन स्वामी मंदिर में कितना खजाना, कोहिनूर हीरा, मोक्ष सिंहासन आदि कितना खजाना होगा। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। अन्न की कोई कमी नहीं थी। जो भी अधिक उत्पादन होता था उसे बाहर भेज देते थे। भारत में अनेक खदानें थी जिससे हथियार, सिक्के और अन्य धातु बनाने में उपयोग लाया जाता था। कैलेंडर भी विक्रमादित्य ने स्थापित किया हुआ है। ज्योतिष गणना जैसे हिंद सम्मत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं के काल में अच्छी तरह से उपयोग में लाई गई है। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान विक्रमादित्य के दरबार में थे। राजा विक्रमादित्य का शासन अरब तक था और रोमन के सम्राट से उनकी प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। विक्रमादित्य ने रोम के शासक जूलियस सीजर को हराकर उज्जैन की सड़कों पर घुमाया था और उसे फिर वापस छोड़ दिया था। जूलियस सीजर ने विक्रम संवत का प्रचारण रोक दिया था और यरूशलेम, मिस्र और अरब पर आक्रमण कर दिया था। रोमन ने अपनी इस हार को छुपाने के लिए इस घटना को इतिहास में बहुत घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया है, जिसमें रोमानियों ने बताया कि जलदस्यु ने सीजर का अपहरण किया था और बाद में जूलियस सीजर अपनी वीरता से वापस आने में सफल हुए थे। रोमानों ने विक्रम संवत की नकल करके नया कैलेंडर बनाया, जिसको ईसाइयों ने यीशु के जन्म के बाद अपना लिया, जिसे हम आज ईसा पूर्व और ईसा के बाद मानते हैं। विक्रमादित्य के समय अरब में यमन, इराक, आसुरी, ईरान में पारस्य और भारत में आर्य सभ्यता के लोग रहा करते थे। विक्रमादित्य के काल में विश्व भर में शिवलिंगों का जीर्णोद्धार किया गया। कर्क रेखा पर निर्मित ज्योतिर्लिंग में प्रमुख थे मक्का के मक्केश्वर। मक्का में आज भी वो शिवलिंग स्थित है। गुजरात का सोमनाथ, उज्जैन का महाकालेश्वर और काशी में विश्वनाथ मंदिर। विक्रमादित्य ने कर्क रेखा के आसपास 108 शिवलिंगों का निर्माण करवाया था।
विक्रमादित्य ने ही नेपाल के पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों का फिर से निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों, खगोल वैज्ञानिक और वास्तुवादियों से भरपूर मदद ली थी। बौद्ध, मुगल, अंग्रेज आदि द्वारा नष्ट करने के बाद भी भारत की संस्कृति के परिणाम अन्य भाषाओं के प्राचीन जगहों पर मिल जाते हैं। हालांकि मुगलों और अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का 80% से ज़्यादा नष्ट कर दिया था। राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न। धन्वंतरी ऋषि को आयुर्वेद का जनक माना गया है। इन्हीं के नाम पर धन्वंतरी के माता पिता ने इनका नाम धन्वंतरी रखा था। इन्होंने आयुर्वेद के 9 ग्रंथों की रचना की। कृपया धन्वंतरी ऋषि और धन्वंतरी के नाम में कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग है। धन्वंतरी ऋषि विष्णु जी का रूप थे, जबकि धन्वंतरी विक्रमादित्य के शासन काल में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। छपड़क ये एक सन्यासी थे। इन्होंने भिक्षाटन और नानाथ कोश की रचना की। अमर सिंह ये प्रकांड विद्वान थे। इनके बारे में बोध गया में कई शिलालेख मिलते हैं। इन्होंने अमर कोश ग्रंथ की रचना की। शंकु ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनका काव्य ग्रंथ भूनाभुधायनम बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में आज भी पुरातत्ववादी खोज कर रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वेताल भट्ट विक्रम और वेताल की कहानियाँ के रचयिता यही थे। इन्होंने इसे संस्कृत में रचा था। घटकपर इन्होंने घटकपर और नीतिसार का संस्कृत में रचना किया था। कालिदास जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। माँ काली के दर्शन के कारण ही इनका नाम कालिदास पड़ा था। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की, जैसे मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, जिसमें से शकुंतला उनकी सबसे बड़ी और प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। वराहमिहिर भारतीय ज्योतिष शास्त्र के एक प्रकांड विद्वान थे। वरुचि कालिदास की भांति वरुचि भी महान काव्य करता थे। तो दोस्तों, ये था छोटा सा प्रयास महान राजा विक्रमादित्य के बारे में बताने का। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हम जल्दी हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियन वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।